हेलो एवरीवन, क्लास 8th के सीरीज़ में चैप्टर नंबर 5 में आपका स्वागत है। बिकॉज़ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि शायद सारे चैप्टर्स देख रहे हैं और रीड करने में उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो रहा है। उनके मैसेजेस से ऐसा महसूस होता है। अगर आप भी ये लेसन देख रहे हैं तो ये चैप्टर नंबर 5 यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। हर एक चैप्टर का एक वीडियो है। क्लास 6 7th हो गया है एंड नाउ क्लास 8th चल रहा है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद आज चैप्टर 5 जुडिशरी को हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल जुडिशरी का हमेशा से रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी सिस्टम था, जो हमारे जो कोर्ट्स का सिस्टम था, वो कुछ हद तक ऑलरेडी डेवलप्ड था। तो और कैसे जो जुडिशरी आज के डेट से लेके इंडिपेंडेंस के बाद से किस तरीके से उसका रोल रहा है, चाहे डिस्प्यूट का कोई रेजोल्यूशन हो या जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम जुडिशरी का कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में दी हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके, जो कि आप स्टैटिक रेफरेंस बुक में पढ़ेंगे, उसको भी यहाँ पे मैं कवर करने का प्रयास करूँगा कि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी और बेटर डेवलप हो सके। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी? तो डेफिनेटली मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ये तो आपको पता ही होगा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तो ये तीनों ही जो है एक ही बेंच पे एक तरीके से, ये आपके सारे मिनिस्टर्स वाले हो गए, ये सारे एमपीज, और जुडिशरी हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा कोर्ट सिस्टम है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अब जो रोल है जुडिशरी का यहाँ पे, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो कोर्ट टेक्स decisions on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है कि किस तरीके से जो कोर्ट के डिसीजन है वो हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरीके से चेंज लाते हैं। कोई डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जो है टूल है जुडिशरी का, लेकिन ये आप देख रहे हैं यहाँ जो लिखा है, नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, और अबाउट शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। तो रिवर वाटर के बीच में जो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चलता है कि नहीं ये हिस्सा इतना हम पानी इस रिवर से यूज़ करेंगे, वो कहेंगे नहीं हम इतना पानी यूज़ करेंगे, वो डैम कहेगा बनाओ, वो कहेंगे डैम नहीं बनाओ। तो बहुत सारे डिस्प्यूट। तो अगर कोई स्टेट टू स्टेट डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सेटल कौन करेगा? सेंटर स्टेट, स्टेट स्टेट, स्टेट यूटी, कोई भी अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सेटल कौन करेगा? द आंसर इज जुडिशरी। तो जुडिशरी का जो वर्क है, उसका जो एम्बिट है, वो डेफिनेटली बहुत बड़ा है। किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? जुडिशरी। किसी को, जैसे यहाँ पे लिखा है नो टीचर कैन बीट स्टूडेंट, अगर कहीं ऐसी कोई वारदात हो रही है कि स्टूडेंट को मारा जा रहा है, अगर कोई ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है, कहाँ जाएगा? जुडिशरी। हमारे पास इंटीग्रेटेड सिस्टम है जुडिशरी का। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब हुआ? इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, इंटीग्रेटेड कहने का मतलब है कि यहां पे एक लाइन ऑफ कमांड होती है। लाइन ऑफ कमांड का क्या मतलब हुआ? लाइन ऑफ कमांड का ये मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। एक लाइन है, एक हायरार्की सिस्टम है, एक हायरार्की सिस्टम है।
हायरार्की सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत चलना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गए। अगर लोअर कोर्ट में अपील कर रहे हैं और उसका डिसीजन आपको लगता है कि नहीं आपको हायर कोर्ट जाना है, तो आप मूव कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, लाइन ऑफ कमांड है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो फिर अन्य जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बोलता है तो वो हाई कोर्ट भी उसको मानेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसको मानेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको मतलब मैंने तो बहुत बेसिक तरीके से समझाया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्योस है, यू डोंट नो कि किस तरीके से सिस्टम में किसकी बात कर रहा हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमने समझा। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, देखिए ये सब वर्ड ना आपको न्यूज़पेपर में आप जब लक्ष्मीकांत रीड करेंगे तो भी ये सब चीज़ें आएगा, और ये वर्ड नहीं, ये कॉन्सेप्ट हैं। जैसे इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या हुआ अगर आपसे कोई पूछेगा, तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर किसी को अपील करनी है तो ऐसा नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा या सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाए। अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो डायरेक्ट लिए जा सकते हैं। नॉर्मल कोर्ट्स में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो उसको हम लाइन ऑफ कमांड कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई कुछ बोला तो वो सब पे मान रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं आपको उस सिस्टम को समझना है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि J इज इक्वल टू L। J यहां पे जुडिशरी और L यहां पे लेजिस्लेचर। लॉ मेक कौन कर रहा है? लेजिस्लेचर लॉ बना रहे हैं। लॉ मेकिंग कौन कर रहा है? जो हमारे साथ, अगर हम कल की क्लास आप देखे होंगे तो जो हमारे एमपीज हैं, जो लेजिस्लेचर का हिस्सा है, वो जो है लेजिस्लेट कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। और जुडिशरी क्या करती है? एडजुडिकेट। एडजुडिकेट डिस्प्यूट को सेटल करती है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब हुआ? यहां पे मैंने आपको जो बताया, इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी का J इज इक्वल टू L का क्या मतलब हुआ कि जैसा हमने पहले देखा था, E एग्जीक्यूटिव, J जुडिशरी, L लेजिस्लेचर, तीनों एक बेंच पे बैठे हैं, बैलेंस करे हुए हैं, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जैसे कि ब्रिटेन में जो सिस्टम है, लेजिस्लेचर ज़्यादा पावरफुल है। अमेरिका में जो सिस्टम है, यूएस में जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल है। हमारे यहाँ बैलेंस अप्रोच है, जुडिशरी इज इक्वल टू लेजिस्लेचर। एक दूसरे में कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा ताकतवर है, कोई कम ताकतवर है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे हम कह सकते हैं कि वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी? सबसे पहला, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। दूसरा, जो आपका अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट जो प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऐसा है कि बहुत मिनिमम इंटरफेरेंस हो सकता है गवर्नमेंट का, बहुत मिनिमम लेवल पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बहुत आसानी से जो रिमूवल है, रिमूवल इज नॉट इजी। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अपॉइंटमेंट है, वेरी लेस इंटरफेरेंस, वेरी लेस इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, गवर्नमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, ये चीजें आपका जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसको ट्रू सेंस में बहुत स्ट्रांग करती है। देखिए मैं ये अभी स्टार्ट नहीं किया हूं, लेकिन ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आप जो रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ें, BL फाड़िया पढ़ें, सुभाष कश्यप पढ़ें, जो भी बुक पढ़ें आप, तो आपको और क्लियरिटी से चीजें सामने आएंगी। लेकिन
इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि एक फीचर भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये चीजें इसमें रहती हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की अगर बात करें, जिसको हमने, द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एडजुडिकेशन की जो हम बात कर रहे थे, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स या बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। किसी दो सिटीजन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, किसी एक सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, किसी दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करता है? जुडिशरी। तो जैसे पानी का एग्जाम्पल लिया गया, इसी तरीके से कोई भी अगर कहीं कोई डिस्प्यूट अराइज कर रहा है तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम जुडिशरी करती है। जुडिशियल रिव्यू, एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी ऑल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ passed by the parliament if it believes that these are violation of the basic structure of the constitution। तो जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊं तो अगर कोई लॉ फ्रेम होता है, लॉ अगर ऐसा लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको वॉयलेट कर रहा है, और फिर यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू वाली चीज़ है, ये जो है आप देखेंगे कि उसमें फिर जो पर्टिकुलर लॉ है वो स्ट्राइक डाउन हो सकता है जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है। इसीलिए कहते हैं कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इनके जो पावर हैं वो इस तरीके से बटे हैं कि ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर जो चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं है कि जुडिशरी भी जो चाहे वो कर ले। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ आप पढ़ेंगे कि वो चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स रहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जुडिशरी भी जो चाहे चीज़ें वो कर लें। इसलिए चीज़ें बैलेंस्ड अप्रोच रही हैं, और बैलेंस्ड अप्रोच हमारे संविधान में किस तरीके से चीज़ें हैं वो हमको यहाँ पे समझना है। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, एवरी सिटीजन, जितने भी हमारे नागरिक हैं इंडिया के, कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। तो अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। The Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental right to life, also include right to health। तो आप धीरे धीरे जो आर्टिकल्स, अच्छा बहुत से बच्चे हैं जो आर्टिकल को लेके रटने लगते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करिए। अभी आपको लगेगा कि ये आर्टिकल कौन सा है, जो बेसिक जो यूज में रहते हैं आर्टिकल्स वो आपको ऑटोमेटिकली 2, 4, 5 रिवीजन के बाद आपको याद हो जाएंगे। उसके लिए आपको कोई अलग से याद करने के लिए या उसको समय देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है तो मैं डेफिनेटली रोकूंगा नहीं। मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ आपको सूट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। It is also crucial that judges in the High Court as well as Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government। जैसा हमने देखा पहले भी अपॉइंटमेंट की जब बात कर रहे थे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का बहुत मिनिमम इंटरफेरेंस हो सकता है। Once appointment to this office, it is also difficult to remove a judge। इसकी भी हम लोग ने बात करी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ये एक बहुत अच्छा आपको पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, अगर आप कुछ बच्चे हैं जो लेक्चर देखते के साथ साथ बुक भी सामने रखते हैं, अंडरलाइन भी करते हैं, तो आप यहाँ पे एक नोट डाल सकते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी। कभी कभी लेक्चर में कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसको हम लोग, जैसे अभी हम लोग ने ऊपर समझा इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे। आपके मेंस के प्रिपरेशन में वो हेल्प करेगा। इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट्स
to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by legislature and भाई अगर legislature और executive पे चेक रखना है तो जुडिशरी के पास डेफिनेटली अगर जो इंडिपेंडेंस है वो रहेगी, वो अलाउ करेंगे, तभी वो अपने रोल को कायदे से प्ले कर. इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स. अगर कहीं फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, अगर कोई ऐसा लॉ बन रहा है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है, तो वहां पे जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव उनका राइट अगर वॉयलेट हो रहा है तो. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया? तो स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट हम ऑलरेडी उस पर बात करे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट क्या है. एक डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे होता है, एक आपका स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है, और एक जो एपेक्स कोर्ट जिसको बोलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है. तो डिसीजन जो एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेता है वो सब पे बाइंडिंग है. डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट लेगा वो सब पे बाइंडिंग है. ये एक आपके इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम का एक बहुत ब्यूटीफुल उसको एक्सप्लेन करने का तरीका है. ये जो लाइन है, सबसे लास्ट लाइन, ये चीज़ें हैं. इसको ऑलरेडी हमने बात करी कि कौन सा कोर्ट कहाँ है, किस तरीके से आप किस कोर्ट में, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट. कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट होती हैं, उसको बार बार अगर रिपीट किया जाए लेक्चर में तो अच्छा नहीं लगता है, टाइम वेस्ट होता है बच्चों का जो वाकई में सीरियसली लेक्चर को देखते हैं. इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मीनिंग दैट डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट. देखिए जो अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हायर कोर्ट कुछ बोल दिया तो वो बाउंड है कि लोअर कोर्ट को उसको फॉलो करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है किसी भी उसमें कि 3 months की सजा होगी, लेकिन हाई कोर्ट बोलता है कि नहीं 6 month की सजा होगी, तो इसमें प्रिवेल कौन करेगा? प्रिवेल कौन करेगा? 3 months. प्रिवेल का मतलब है कौन मान्य होगा, किसको फॉलो किया जाएगा? तो इसको फॉलो किया जाएगा. जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो बाइंडिंग है अन्य कोर्ट के लिए भी. तो अंडरस्टैंड इंटीग्रेटेड थ्रू appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. तो डेफिनेटली देखिए कुछ चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है, यहाँ पे वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ कि अगर कोई लोअर कोर्ट का जो जजमेंट है उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि वो जस्ट नहीं है, तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं. अब एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो जुडिशरी का सिस्टम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसकी एक्सेसिबिलिटी डेफिनेटली सबके पास होनी चाहिए. चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, हर एक पर्सन के साथ अगर कोई वायलेशन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उसको जुडिशरी से डेफिनेटली जो उसका जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. अब किस तरीके से एक्सेसिबिलिटी है वो चीज़ हम यहाँ देखते हैं. इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस, हर एक नागरिक के पास एक्सेसिबिलिटी है कोर्ट में जाने की. एवरी सिटीजन हैज राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स, राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स. इफ एनी सिटीजन, अगर कोई सिटीजन बिलीव करता है कि उसका राइट वायलेट हो रहा है, उसका फंडामेंटल राइट को वायलेट, तो वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को. किसके लिए? जस्टिस के लिए. वाइल द कोर्ट आर अवेलेबल फॉर ऑल, इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट. लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि मेजॉरिटी के लिए जो एक्सेसिबिलिटी है वो कभी कभी जो है काफ़ी दिक्कत, बिकॉज लीगल जो प्रोसीजर हैं वो बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व करते हैं, पेपर वर्क इन्वॉल्व करते हैं, समय को इन्वॉल्व करते हैं. अब अगर कोई डे लेबरर है जो हर दिन जो है काम करते हैं, हर दिन कमाते हैं, उसको अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े तो पेपर वर्क, उसका मनी एक्सपेंस,
उसका वहाँ काम पे ना जा पाना, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी को थोड़ा हिंडर करते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या एक्टिविटी हुई, अब वो देखते हैं। इसके रिस्पॉन्स में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली 1980s एक मैकेनिज्म डिवाइस किया, क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम PIL के भी नाम से सुनते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। अगर आपसे बोले एक वर्ड में बताइए PIL, तो व्हाट विल यू से? फॉर इंक्रीजिंग द एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस, फॉर ओपनिंग द डोर ऑफ जुडिशरी फॉर एवरीवन। इन ट्रू सेंस PIL is a tool for that. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। It allowed any individual or organization file PIL in the High Court or Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. तो PIL कोई दूसरा पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन भी PIL जो है आपका टेलीग्राम के थ्रू, लेटर के थ्रू जो है फाइल किया जा सकता है। अगर किसी का राइट वायलेट हो रहा है तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा भी कर सकता है। द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड, बहुत सिंप्लीफाई हो गया इससे चीज़ें। लेटर, टेलीग्राम जैसे हमने बात करी, एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को एक ट्रीटमेंट मिलेगा क्या, PIL का, कि हाँ भाई PIL जो है दाखिल हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जो आदमी कर रहा है उसी को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं जो कि उनके बिहाफ में भी अगर किसी का राइट वायलेट हो रहा है तो एक्शन ले सकते हैं, PIL दाखिल कर सकते हैं। इससे क्या आप समझे? इससे ये समझे कि अगर कोई सोसाइटी में थोड़ा लोअर स्ट्राटा इकोनॉमिक कंडीशन से बिलोंग करता है, अभी हमने डेली वेज लेबरर की बात करी थी, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी डिनाइड हो जाती थी या वो उस चीज़ को उतना एक्सेस नहीं कर पाते थे, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी PIL के थ्रू डेफिनेटली बाय मैनी फोल्ड इंक्रीज करती है। इससे कहीं ना कहीं जो एक जस्ट सोसाइटी, मैं लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को, जस्ट सोसाइटी के लिए नेसेसरी है। जस्ट सोसाइटी के लिए नेसेसरी है क्या, एक्सेसिबिलिटी। जस्ट सोसाइटी के लिए कहते हैं ना, दरवाजे जो सरकार के होते हैं वो सबके लिए खुलने चाहिए। तो ये एग्जाम्पल जो PIL का है वो उसी चीज़ के लिए है। आपको NCERT रीड करनी है, दिमाग खोल के रीड करनी है, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप 1 से 2 बार बेहतर बढ़िया रीडिंग करेंगे, आज समय लगा देंगे, तो फिर आपको पता है 5 बार, 10 बार, 20 बार भी अगर रिवाइज करेंगे, हर बार कुछ ना कुछ नया पाएंगे। तो एटलीस्ट 2 रीडिंग शुरू की बहुत सॉलिड होनी चाहिए, ताकि 3rd रीडिंग से जब हम अंडरलाइनिंग अपना इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करें या नोट मेकिंग शुरू करें, डिपेंड्स कि आप किस तरीके से कितना कॉन्फिडेंस फील करते हैं उस NCERT को रीड करके। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ NCERT पे है, ये NCERT आपका बेस बनाती है नॉलेज का, ये आपकी रीडिंग हैबिट का, टाइम को रिस्पेक्ट करने का, हर चीज़ की हैबिट डेवलप करती है। आज हम पॉलिटी की NCERT पढ़ रहे हैं, कल के डेट में अगर इसकी स्टैटिक रेफरेंस बुक जब पढ़ेंगे तो यही हैबिट जो आज इनकलकेट करेंगे वो कल भी आपको हेल्प करेगी। जो मैंने बताया लेक्चर में, बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप पूछ लें, मन में सवाल रख के तैयारी के आगे बढ़ेंगे तो बोझ बढ़ता है। इट्स बेटर कि थोड़ा लाइटर वर्जन पे अपने आप को रखिए ताकि अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाइए। मेरा ये सजेशन है, आप जो अच्छा लगे आप वो करिए। ये सारा कंटेंट NCERT से लिया गया था, जो मुझे लगा उसके हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।